नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बदायूं से बड़ी खबर है, जहां पर पूर्व विधायक योगेंद्र सागर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपहरण और गैंगरेप के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा का ऐलान किया। बिलसी विधानसभा सीट से विधायक रहते हुए मुकदमा इन पर दर्ज किया गया था। योगेंद्र सागर का बेटा फिलहाल बिसौली सीट से भाजपा विधायक मामले में 2 आरोपियों को पहले ही उम्र कैद हो चुकी है। और हमारे साथ भरत शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए। भरत, ये पूरा मामला क्या था और क्या क्या कोर्ट का आदेश है, क्या कुछ उसमें लिखा गया है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2008 में योगेंद्र सागर बिलसी विधानसभा से विधायक थे भाजपा बसपा से। वहीं पर यहाँ पे एक छात्रा के अपहरण का मामला इन पर दर्ज हुआ है, इन पर और इनके 2 सहयोगियों पर जी। और जिसमें ये मामला दर्ज होने के बाद में ये हुआ कि मामला कोर्ट में रहा। कोर्ट में होने के बाद में आज एडीजे 9 ने इनको सजा सुनाई है, उसमें उम्र कैद की और 30,000 रुपए इन पर मुआवजा की, पेनल्टी की। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जो 2 आरोपियों को पहले गिरफ्तारी हो चुकी है, उम्र कैद की सजा सुनाई है कोर्ट ने, तो क्या ये जो योगेंद्र सागर हैं, इनका बेटा तो भाजपा विधायक, ये भी भाजपा से ही थे? जी हाँ, नहीं सर, ये जब इन पर मुकदमा दर्ज हुआ था तब ये विधायक बसपा से थे और इस समय जो मौजूदा विधायक है इनका बेटा, वो भाजपा विधायक है बिसौली विधानसभा सीट से। शुक्रिया आपका भरत, जानकारी के लिए। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में भाजपा का शंखनाद कर दिया है। अमित शाह दोपहर 12 बजे देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वो बन्नू स्कूल के ग्राउंड पहुंचे, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखने को मिला। तो देखिए, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया एयरपोर्ट पर, और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जनसभा में उन्होंने शंखनाद किया चुनावी, भाजपा के कार्यकाल की उपलब्धियां बताई और कार्यकर्ताओं को उत्साह में भरा। इस दौरान अमित शाह ने उत्तराखंड की घसियारी योजना की शुरुआत की। इस योजना से पशुओं के लिए चारा जुटाने के लिए महिलाओं के सिर से बोझ कम होगा और उनके समय और श्रम की बचत होगी। इससे पहले गृहमंत्री शाह ने सहकारी समितियों के कंप्यूटराइजेशन का उद्घाटन किया। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक बार फिर से उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनानी है। घसियारी कल्याण योजना का अनुमोदन किया था, इसका शुभारंभ। हम जानते हैं इस देवभूमि में पहाड़ की चोटियों पर विपरीत मौसम के अंदर गाय को चारा डालना है, भैंस को चारा डालना है, हमारी माताओं बहनों को चारा लाने में कितनी दिक्कत आती है। यहां पर लगभग 1000 एकड़ की खेती और 2000 किसान ये मक्के की खेती करेंगे और उसमें से एकदम साइंटिफिक तरीके से पौष्टिक पशु आहार बनाने की यहां पर योजना हुई है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। कांग्रेस वालों को इलेक्शन जब आता है तब इनकी सीजन आ जाती है, तुरंत नए कपड़े सिला देते। 5 साल तक कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। बाढ़ आई कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। कोरोना आया कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। और जब इलेक्शन आता है, अलग अलग मुद्दों पर धरना, प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमित शाह ने उत्तराखंड के लोगों की बिजली की समस्या को लेकर कहा कि भाजपा सरकार ने घर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया। गरीबों के घर में बिजली भी नहीं थी, एक लट्टू भी नहीं था, बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। उत्तराखंड के हर गरीब के घर में शौचालय बनाकर माताओं और बहनों को संत से मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। उत्तराखंड के हर घर के अंदर एक हेल्थ कार्ड, जिसमें 5 लाख रुपया का आयुष्य का खर्चा भारत सरकार को उत्तराखंड सरकार उठाती है। ये भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी।
तो जहां अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधा, तो वहीं 2017 में भाजपा के घोषणा पत्र की 85% वादे पूरे करने की उन्होंने बात की। पत्र जारी किया था और घोषणा पत्र को लेकर कोई भी स्टडी कर दे, हमने 85% से ज्यादा हमारे वादे समाप्त कर दिए, तो 85%। और मैं यहां पर चैलेंज देकर जाता हूं रावत साहब को कि रावत साहब, आप कांग्रेस में थे, उसका घोषणा पत्र था, आपकी सरकार में रहते, मुख्यमंत्री के नाते सारी घोषणाओं थी, इसका सूची बना दो। मैं मेरे युवा मोर्चा के अध्यक्ष को भेजता हूं, यहां हो जाए देहरादून के चौराहे पर 2-2 हाथ, एक बार चर्चा। और इस बीच एक बड़ा अपडेट भी आ रहा है। थोड़ी देर में देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री शिरकत करेंगे। हरिद्वार आश्रम कनखल भी जाएंगे अमित शाह। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से उनकी मुलाकात भी होगी। आपको बता दें कि हरिद्वार के कनखल में अवधेशानंद गिरी का आश्रम है। तो अब जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ रहा है। थोड़ी देर में देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचेंगे अमित शाह और विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद वो जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी से मुलाकात करेंगे। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने और दोबारा सत्ता तक पहुंचने के लिए समाजवादी पार्टी दूसरी राजनीतिक पार्टियों को झटके दे रही है। शुक्रवार को कांग्रेस के कई दिग्गजों को पार्टी में शामिल कराने के बाद लखनऊ में एक बार फिर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा और भाजपा के विधायकों को तोड़कर अपना कुनबा मजबूत करने का काम किया है। बसपा से 6 विधायक शनिवार को सपा में शामिल हुए, जिसमें श्रावस्ती जिले के भिनगा से विधायक असलम रायनी, प्रयागराज की प्रतापपुर से विधायक मुस्तफा सिद्दीकी, प्रयागराज के हंडिया विधायक हाकिम लाल बिंद, सीतापुर के सिदौली विधायक हरगोविंद भार्गव, हापुड़ के ढोलाना विधायक असलम अली चौधरी और जौनपुर की बादशाहपुर की विधायक सुषमा पटेल ने सपा का दामन थाम लिया है। इसके अलावा सीतापुर की सदर सीट से भाजपा विधायक राकेश राठौर भी सपा की साइकिल पर सवार हो गए हैं। इस दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसा और कहा कि भाजपा परिवार भागता परिवार होगा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक राकेश राठौर जी, इनके आने के बाद हो सकता है मुख्यमंत्री जी अपने नारे का नाम बदल दें। मेरा परिवार भाजपा परिवार की जगह वो हो सकता है ये कर दें कि मेरा परिवार भागता परिवार। और दूसरी पार्टियों में सेंध लगाकर अपना कुनबा बढ़ा रहे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस दौरान भाजपा पर जमकर हमला बोला। पिछले दिनों हुई बारिश से किसानों के नुकसान का अखिलेश ने मुद्दा उठाया। हुआ है बेमौसम बारिश होने की वजह से उसकी भी एक भी भरपाई अभी तक भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। और यही नहीं, कृषि का बुनियादी ढांचा को बेहतर करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे। उत्तर प्रदेश का किसान जानना चाहता है कि जो मंडी व्यवस्था पहले से लागू थी, उस मंडी व्यवस्था में कितना सुधार आया है और उस सुधार के साथ साथ आपने एग्रीकल्चर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कौन सा अच्छा फैसला लिया, अच्छा काम किया। बसपा छोड़कर सपा में शामिल होने वाले असलम रायनी और हाकिम लाल बिंद से हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा ने खास बातचीत की। सुनवाते हैं। लोगों की बात करें, एक एक करके सब छोड़ रहे हैं, बसपा के हालात को लेकर क्या कहेंगे आगे चुनाव में? ये तो मैंने 1 साल पहले भी कहा था कि उस समय हमारी संख्या 6 और 7 की थी, लेकिन आप देखिए कि सब लोगों को ये नहीं, ये विधायक नहीं तय कर रहे हैं, ये उनके जनपद के क्षेत्रों के नेता नहीं तय कर रहे हैं, बल्कि वहाँ के कार्यकर्ता ये तय कर रहे हैं, वहाँ की जनता ये बता रही है। ये जनता की आवाज़ है कि अखिलेश को 2022 में मुख्यमंत्री बनाना है। दलित जो है, जो बीएसपी में था, हम लोग बीएसपी के हैं, उसकी वजह से दलित भी आज हम लोगों के समाजवादी पार्टी के साथ में हैं। हाकिम लाल बिंद जी भी यहाँ पर हैं। हाकिम जी, सपा के साथ जोड़ रहे हैं आज आप लोग भी। देखिए, समाजवादी पार्टी ही देश की एक ऐसी पार्टी है जहाँ सभी जाति और धर्म और मजहब के लोगों का मान सम्मान है, और समाजवादी पार्टी ही
ऐसी पार्टी है और माननीय अखिलेश यादव जी एक ऐसे नेता हैं जो सबका सम्मान इन्होंने बराबर रखने का काम किया है और हम लोगों को भी इन्होंने इतना सम्मान दिया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। बहुत सम्मान देने का काम किया है। हम लोगों की पूरी समाजवादी पार्टी में आस्था है और हम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में पूरी मदद करेंगे। जितना हम लोगों से बन पड़ेगा हम लोग प्रयास करेंगे कि समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत नहीं बल्कि प्रचंड बहुमत की सरकार बने। जितने विधायक मौजूदा विधायक भी हैं आप लोग, तो जितने लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं सबको आगे भी टिकट मिलेगा चुनाव में? देखिए, हम टिकट की बात तो नहीं कह सकते, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर है। कोई ऐसी बात अभी हुई नहीं तय? ऐसी कोई शर्त नहीं है। और यूपी भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का सपा पर वार सामने आया है। मिशन 2022 को लेकर स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी को सियासी निशाने पर लिया है। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि अगर आप हत्या, लूटपाट, डकैती और अपहरण करने में माहिर हैं तो आप समाजवादी पार्टी से अपना टिकट पक्का मानिए। तो समाजवादी पार्टी पर एक तीखा हमला और जो शासन 2012 से 17 तक का समाजवादी पार्टी कर रहा उसको याद दिलाने की कोशिश स्वतंत्र देव सिंह ने की है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर कैसी सियासी बयार बह रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग किन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, ये समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर क्या चल रहा है। अब हम आपको ले चलते हैं पीलीभीत, जहां एबीपी गंगा के रिपोर्टर विक्रांत शर्मा के पास, जो सीधे आम लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे कि 2022 चुनाव के पहले उनके मन में, दिल में क्या चल रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में तमाम पार्टियां अपना अपना मुद्दा लेकर अपने वोटरों को साधने में जुटी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पीलीभीत में और चाय की दुकान आपको दिखाना चाहेंगे। सुबह का वक्त है, 10 बज चुका है और चाय की दुकान पर तमाम लोग जो हैं वो अपने अपने काम से निकल चुके हैं। छात्र हैं वो अपने कॉलेज की ओर निकल चुके हैं। तो ऐसे में क्या चल रहा है, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं, उसको लेकर हम खुद जनता से बात करेंगे कि क्या चल रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम शरद जायसवाल है, मैं एडवोकेट हूँ। और चुनाव आ गया है, क्या चल रहा है? विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा तो देखिए ये है कि किसान बहुत परेशान है। इस सरकार के दौर में पिछले 70 सालों के आज़ादी के इतिहास में सबसे बुरा वक्त अगर किसानों ने देखा तो इस सरकार में देखा है। आप ये देख लीजिए, पिछले 7 सालों में ये वायदा करा था भाजपा सरकार ने कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, इनकी उपज का मूल्य हम इन्हें दुगना दिलवाएंगे, लेकिन इसका ठीक उल्टा हुआ। आज डीजल का रेट इतना बढ़ गया है और खाद का रेट इतना बढ़ गया है, डीएपी का, यूरिया का रेट इतना बढ़ गया है कि किसान की फसल की लागत तो दोगुनी हो गई है, लेकिन जो उसे मिलना चाहिए था मूल्य, आज वो दलालों के हाथों में है। मनचाहे दाम पे दलाल उससे खरीदते हैं, जिसका सरकारी रेट 1400 साढ़े 1400 डिक्लेयर होता है, वो 1000-1100 रुपये का रेट भी अगर आज किसान को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। बिजली जो है वो भी अब इतनी महंगी कर दी है कि आप पूछिए ना। वहाँ पर भी आप पहले फार्मों पे बिजली ट्यूबवेल का बिल फ्री था, अब वो बहुत बिल देना पड़ रहा है। एक बिजली ट्यूबवेल का मुद्दा निकल कर आया कि बिजली ट्यूबवेल का बिल अधिक देना पड़ रहा है और जो ग्रामीण इलाकों में बिजली की समस्या है वो एक मुद्दा बनने वाली है। ये सरकार हर मोर्चे पे फेल होती दिखाई पड़ रही है। आने वाले दिनों में लोग अपना मन बना चुके हैं, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा और कानून व्यवस्था का इतना बुरा हाल है कि अब लोगों के अंदर कानून का डर ही निकल गया है। जैसे ये कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं जो आगामी विधानसभा चुनाव में दिखने वाले हैं। कुछ और हमारे साथ मौजूद हैं, युवा छात्र हैं, इनसे बात करेंगे कि किस तरीके का चल रहा है और क्या कहना है। देखिए, मैं बात ये नहीं करूँगा कि विकास के मुद्दे की बात है, मैं बात करूँगा जनपद पीलीभीत की। तो अगर मैं बैक में जाता हूँ तो अगर विकास यहाँ हुआ होता तो केवल एक सरकार पर टाल देना कि 4 साल में काम नहीं हो। उससे पहले कौन विधायक था यहाँ, उससे पहले क्या स्थिति थी, वो कोई नहीं देख रहा, केवल 4 साल का टारगेट किया जा रहा। तो मैं ये मान रहा हूँ किसी ने काम नहीं किया। अगर किया होता तो वर्तमान में जो परिप्रेक्ष्य में जो स्थितियाँ दिख रही है पीलीभीत की, वो नहीं होती। कहने का मतलब कितना है केवल कि किसी एक बंदे को पकड़ के ये कह देना कि आपने काम नहीं किया, कि इसने काम किया था। लोगों ने काम किए अपने केवल ज़मीन बनाने के, अपने कॉलोनी कटवाने के, अपने कॉलेज बनवाने के, इसके अलावा किसी ने अभी जनपद में काम नहीं किया है। चुनाव को लेकर क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? पीलीभीत में सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी की समस्या एक बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ फैक्ट्रीज कुछ है नहीं और जो हैं गिनी चुनी, वहाँ भी बाहर के एम्प्लॉय के लोग ज़्यादा रहते हैं। और मेन समस्या पीलीभीत की तहत कई वादे होते हैं फैक्ट्रियाँ स्टार्ट कराने के। हमारी बात कर लें मझोला की फैक्ट्री की, तो वो सपा सरकार में भी प्रयास हुए कि शुरू हो रही है,
बीजेपी सरकार में भी हम लगातार देखते आ रहे हैं, शुरू हो रही, लेकिन शुरू कब होगी ये तो हमें क्या, मुझे लगता है भगवान को भी शायद ही पता हो कि वो कब शुरू होगी। बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है जिसको लेकर पीलीभीत में अभी काम होना बाकी है। तमाम नेता हैं, आते हैं, सीट पर वादे करते हैं, लेकिन वादे के बाद जनता को भूल जाते हैं। और हम बात करते हैं और युवा मौजूद हैं, इनसे क्या होना। मेरा नाम रिंकू पांडे है। क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में मुद्दा क्या है, इस समय चारों तरफ एक ही चीज़ दिख रही है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल फैला हुआ है। इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था और आज बेटी तो छोड़ो, बेटे भी इस देश में सुरक्षित नहीं है। अगर बेटा घर से निकल के जाता है तो शाम को माँ सोचती कब घर वापस आ जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी। सुरक्षा पर सवाल उठा है। आगामी विधानसभा चुनाव में पुलिस व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर भी एक तरीके का सवाल उठा है और देखना यह होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार बनेगी या फिर कोई दूसरी पार्टी जनता के बीच अपने तमाम मुद्दों को लेकर जो वोट हैं उनको साधने में जुटी है। अब आगामी विधानसभा चुनाव में देखना होगा कि किसकी सरकार बनेगी। कैमरामैन प्रिंस के साथ विक्रांत शर्मा, एबीपी गंगा, पीलीभीत।